प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं केजरीवाल आप साहू आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब कुशल होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम सबको अक्टूबर माह के असाइनमेंट का इंतजार था, है ना? तो चलिए, इंतजार खत्म हो गया और ये अक्टूबर माह का असाइनमेंट आ गया। यह है कक्षा 10वीं का संस्कृत का असाइनमेंट। ये कुल 20 अंक का है और इसमें से आप जितना बनाएंगे उस 20 अंक से आपको सर नंबर देंगे। ठीक है, तो चलिए असाइनमेंट को समझने और इसके संभावित उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न पहला क्या कहता है? अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। माने नीचे दिए गए श्लोक को पढ़ करके प्रदत्त दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। ठीक है, पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। श्रुतेन श्रोतियो भवति तपसा विन्दते महत धृत्या अद्वितीयान भवति राजन बुद्धिमान वृद्ध सेवया। इसका अर्थ है कि वेद से मनुष्य वेदों का विद्वान ज्ञाता बनता है, तप से मनुष्य महानता को बड़प्पन को प्राप्त करता है, धृत्या माने धैर्य से व्यक्ति अद्वितीय बनता है, और आगे श्लोक में कहता है कि हे राजन, वृद्धों की माने कि बड़ों की सेवा करने से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। चले अब प्रश्नों पर नजर डाल ले। केन विन्दते महत, किससे व्यक्ति महानता को प्राप्त करता है? तो किससे? उत्तर क्या बनेगा? तपसा विन्दते महत। ठीक है, चलिए ख देखें। प्राप्नोति इति क्रियापदस्य पर्याय पदम श्लोकात चित्वा लिखत। प्राप्नोति इस क्रियापद, कौन सी क्रियापद? प्राप्नोति इस क्रियापद का पर्यायवाची शब्द इस श्लोक से चिन्ह करके पहचान करके लिखिए। तो इसके लिए एक शब्द है, क्या है? विन्दते। ठीक है, इसका उत्तर आया क्या है? विन्दते। चलिए ग को देखें। मूर्ख इति पद से विपर्य पदम श्लोके किम प्रयुक्तम। इस मूर्ख पद के विपर्य पद माने विपरीत अर्थ वाला शब्द इसलिए श्लोक में कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा है? बुद्धिमान। क्या? बुद्धिमान। ठीक है, ये मूर्ख का विपर्य पद है। घ देखें। बुद्धिमान इति पदस्य प्रकृति प्रत्ययम लिखत। बुद्धिमान इस पद का प्रकृति और प्रत्यय लिखना है। तो प्रकृति क्या है इसका? देख लीजिए, बुद्धि। क्या है इसका? बुद्धि। बुद्धि। और इसका जो प्रत्यय है वो क्या है? मतुप। क्या? मतुप प्रत्यय। ठीक है, हो गया बुद्धिमान का। ये बुद्धि प्रकृति है माने मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय लगा है मतुप। क्लियर? चलिए दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? संस्कृत भाषा उत्तरत। संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। कुल 4 अंक है और प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक है। ठीक है। कस्मात उच्चतर पिता। पिता किससे ऊंचा होता है? उच्च होता है। किससे? तो किससे होता है? खात माने आकाश से भी। खात उच्चतरह, उच्च तरह पिता, ये इसका उत्तर हुआ। ठीक है। लाभानाम उत्तमम किम। लाभों में क्या चीज सबसे उत्तम लाभ है? तो क्या है? श्रेय। इसका उत्तर इस तरीके से बनेगा, लाभानाम उत्तमम श्रेय। ठीक है। केन स्वीन प्रकाशते। किससे प्रकाश नहीं होता है? किससे प्रकाश नहीं होता? तमसा। तमसा न प्रकाशते। ठीक। अगला चौथा क्या कहता है? यक्ष युधिष्ठिर संवाद कस्मात ग्रंथात उद्घृत। यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस ग्रंथ से उद्घृत किया गया है? तो इस तरीके से बनेगा, यक्ष युधिष्ठिर संवाद किससे लिया गया? महाभारत। महाभारत ग्रंथात। ग्रंथात मतलब ग्रंथ से। ग्रंथात ग्रंथ से उद्घृत। अब देखिए अगला प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा क्या कहता है? अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों में जो रेखांकित पद हैं उनका संधि विच्छेद करके लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला में क्या है? व्यंजनम चलति। पूरे शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो इसका बनेगा, क्या बनेगा? व्यंजनम, व्यंजनम ये धन चलति। और ये कौन सी संधि है? अनुस्वार व्यंजन संधि। अनुस्वार व्यंजन संधि है। चलिए अब दूसरा देखें, दिगंबरा। इसका क्या बनेगा? दिक धन अंबर, दिगंबर। ठीक है, और ये भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ठीक है,
तीसरा जगदीशः, इसका संधि विच्छेद करना है, ये रेखांकित है। तो जगत धन ईशः, बड़ी की मात्रा ईशः, ठीक है, जगदीशः, और यह भी व्यंजन संधि है। चौथा में जो शब्द है मधुर गीतम, क्या मधुर गीतम, तो यह भी कौन सी संधि है? अनुस्वार व्यंजन संधि है। अब जैसे ही मैंने अनुस्वार व्यंजन संधि कहा आप समझ गए होंगे, तो क्या बनेगा? मधुर धन गीतम, ये हमने इस मकार को हमने किस में बदल दिया? अनुस्वार में। और यह भी है अनुस्वार व्यंजन संधि, जैसा कि पहला है वैसी, ठीक है। ये भी व्यंजन संधि, माने कि कुल मिलाकर समझ लीजिए व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के अंतर्गत अनुस्वार व्यंजन संधि, ठीक है। समझ आया? मैं समझता हूँ समझ आ रहा होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को देखें, क्या कहते हैं? अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा गद्यांशे प्रयुक्तानि अष्ट अव्यय पदानि चित्वा लिखत। कहता है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके, पठित्वा पढ़ करके, गद्यांशे गद्यांश में प्रयुक्त 8 अव्यय पदों को चिन्ह करके लिखिए। अव्यय पद किसको कहते हैं? जो बदलते नहीं, जिस पर काल या वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको कहते हैं अव्यय पद। चलिए जैसे कि मैं सबको अंडरलाइन कर देता हूं। एक ये सर्वदा, ये दूसरा अपि, तीसरा एकदा, 8 पहचानना है हमें, 8 से ज्यादा मैं 8 को बताया था यहाँ पर। तत्र ये चौथा, यदा पांचवा, तदा छठवा, एवं सातवा, और यथ ये 8वां। इस तरीके से ये 8 अव्यय पद जो इसमें हैं, आप इसको व्यवस्थित लिख सकते हैं। ठीक है भाई, समझ आया? मैं समझता हूँ समझ आ रहा होगा। अब देखें प्रश्न क्रमांक 5वां, जो कि अंतिम प्रश्न है। कहें क के अंतर्गत क्या है? पृथक पदम चिन्ह, जो इसमें से अलग पद है उसको पहचानिए। चलिए पहला देखें, नृत्यंती, क्रुध्यंती, करिष्यंती, लिखंती। तो ये देखें, ये है लट लकार, ये लट लकार है, ये लट लकार है, लेकिन ये डीट लकार है। तो ये अलग वाला पद ये हुआ करिष्यंती, ठीक है। अलग पद क्या हुआ? ये करिष्यंती। अगला देखें, कुरु, मिल, नृत्य, भक्ष्यतः। देखें अब इसमें क्या है? ये लोट लकार है, ये लोट लकार है, ये लोट लकार है, लेकिन ये है लट लकार, लट लकार है, तो ये अलग है, ठीक है। तो इसमें ये अलग हुआ। क्लियर? अब देखें ख, निर्देशानुसारेण रूपम परिवर्तनम कुरुत। निर्देश अनुसार रूप परिवर्तन कीजिए। क्या करना है? राशि है, लेखम, लिखति, ये वर्तमान काल में है लट में, और इसे हमें लिट में बदलना है, माने भविष्य काल में ले जाना है। तो अच्छे से समझ लीजिए इसे। ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन ही रखना पड़ेगा। कैसे? राशि है, लेखम, लिखिष्यति, ठीक है। चलिए अब देखें दूसरा, अनन्या नृत्यति। यह भी लट लकार में है, वर्तमान काल में है, इसे लंग लकार में बदलना है। किसमें करना है? लंग लकार में बदलना है, माने कि भूतकाल में ले जाना है, ठीक है। इसका बढ़ेगा अनन्या अनृत्यत। हम इसे एक वचन से एक वचन में ही रखेंगे, प्रथम पुरुष का एक वचन है, सिर्फ हम क्या करेंगे? इसका रूप परिवर्तन करेंगे, इस क्रिया का रूप परिवर्तन करेंगे, इसे लट लकार से लंग लकार माने कि भूतकाल में ले जाएंगे, ठीक है। समझ आया? तो मैं समझता हूँ आपको समझ आया होगा। तो चलिए आज बस इतना। आप अच्छे से पढ़िए, लिखिए। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद।